Assalamualaikum students, welcome to the 12th lecture of analytic number theory. First just review the contents of the lecture number 11. Lecture number 11 के अंदर हमने error criteria किया, Fermat's-Lidl theorem किया, then applications एक आधी देखी Fermat theorem की और दो new concepts बताए error free function के नाम से और reduced residue system के अंदर से. अब हम जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में कह रहे थे कि हम कुछ जनरलाइजेशंस करना चाहते हैं फर्मा-लिटल थ्योरम की. फर्मा-लिटल थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p if a and p are relatively prime. इस तरह लिख लें या आप इस तरह कह सकते हैं कि p doesn't divides a. ये दोनों सम ऑफ पैरेलल चीजें. अब हम इसको देखना चाहते हैं कि p माइनस 1 को, सो ये तो सिर्फ कंग्रेसेस हैं मॉड p के लिए. अगर हम p को चेंज कर दें किसी और मॉडलों से एनी कंपोजिट नंबर, तो इस p माइनस 1 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. सो बेसिकली अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि इस कंग्रेस को क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर ऑल नंबर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए. उसके लिए हमने लास्ट में ये दो न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन किए कि आइलर-फाई फंक्शन क्या करता है. ये वो सारे नंबर्स को काउंट करता है जो कि एक खास गिवन नंबर से कम हो और पॉजिटिव हो. इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, जिस तरह हमने देखा कि फाई ऑफ 6 इज 2, कि सिर्फ दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 और 1 के दरमियान है और उनका जीसीडी 6 के साथ 1 है, एक 1 है और एक 5 है. तो ये उन नंबर्स में इंटरेस्टेड नहीं है ये फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ उनके काउंट में इंटरेस्टेड है कि ऐसे नंबर्स कितने हैं. और फिर हमने देखा कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम से क्या मुराद है. ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का मतलब है कि सारे के सारे जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं किसी भी मॉडल m के लिए, और उनमें से सिर्फ मैं वो वाले चूज कर लूंगा जो कि m के साथ रिलेटिवली प्राइम है. तो एक सिंपल सा रिमार्क इसकी डेफिनेशन को देखे किया जा सकता है. द क्वांटिटी of reduce residue system is phi of m for m. क्योंकि phi of m क्या करता है, ये भी एग्जैक्टली ये काउंट करता है कि कितने आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से लेके उसके दरमियान है. और जो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है ये भी यही कर रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम लिखा हुआ है तो उसके अंदर एग्जैक्टली उतने नंबर्स होंगे जितना उसका आइलर-फ्री फंक्शन है. यानी कि 6 के रेजिड्यू सिस्टम में दो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर दो ही एलिमेंट्स होंगे. अब हम कुछ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं. पहले तो फर्मा थ्योरम की देखते हैं कि इसको हम इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. सो मैं दो डिस्कस करता हूँ. पहली, सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है 3 raised to power 100 is congruent to x mod 17. ये आपको कैलकुलेट करना है. ये दूसरे लफ्जों में मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि what is the remainder of 3 raised to power 100 when divided by 17. अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा. अब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर दूं, यानी कि जिस तरह एक मतलब नाइव आदमी देखे करेगा कि 3 raised to power 100 है, तो अगर 10th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे को दिया जाए तो सबसे पहले सोचेगा कि 3 raised to power 100 किस तरह कैलकुलेट करना है और फिर उसको 17 पर डिवाइड करके रिमाइंडर क्या करना है. तो इस तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा. ये एक छोटी सी एग्जांपल है. अभी इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इस पावर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आपने इसकी जगह 100 की जगह 1000 या 10,000 लगाया होता तभी मैं कैलकुलेट कर लेता. तो ट्रिक क्या है? ट्रिक एग्जैक्टली फर्मा थ्योरम है. a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p या a raised to power p is congruent to a mod p. इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको यूज कर लें. इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे a जो यहाँ गिवन है, जो बेस गिवन है वो 3 गिवन है और p जो गिवन है वो 7 है. तो a is 3 and p is equal to 17. 3 और 17 का जीसीडी 1 है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, इनका आपस में तल्लक ही कोई नहीं है. अब अगर ये a और p की वैल्यू ली हो
तो पहली के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ फर्मा-लिटिल थ्योरम की, इसमें कर लें दोनों एक ही चीज़ें, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इज कंग्रुएंट टू 1 mod 17, और इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये 3⁻16 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 17। अब ये गारंटी मुझे फर्मा-लिटिल थ्योरम ने दे दी कि अगर 3 की पावर 16 की जाए तो वो कंग्रुएंट होगा 1 के। मैंने कैलकुलेट करनी है 3 की पावर 100, तो अगर मैं इसके अंदर से जितने 3 की पावर 16 अलहदा हो सकती है उनको कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 100 में से कितने 16 निकाले जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। 100 into 16, so 16 6 are 6 is 36, 6 and 3, 6 1 is 3 and 9 4 आ गया। तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि 100 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ तो 16 into 6 plus 4 आएगा। इसका मतलब है कि 3⁻100 जो है ये भी बराबर होगा 3⁻16 into 6 plus 4 के। इसको मैं मजीद लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ 16 into 6 into 3⁻4। तो बेसिकली ये मुझे निकालना था 3⁻100 किसके बराबर होगा। ये पहले मैंने बराबर कर लिया कि 3⁻16 की पावर 6 लें और मल्टीप्लाई कर दें 3 की 4 से। 3⁻16 बराबर है 1 mod 17 के। ये 1 mod 17 के हो गया तो ये टोटल किसकी हो गया 1⁻6 into 3⁻4 mod 17 के। 3⁻4 कंग्रुएंट होगा इसके, क्योंकि 1 की कोई भी पावर ले लें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3⁻100 इज कंग्रुएंट टू 3⁻4। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 को 4 टाइम लिख लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को अंदर रखा 17 पे डिवाइड किया। सो वी कैन से 17 4 7 28, 8 बाकी 2 4 1 is 4 6। सो 11 में से 8 3 इधर 7 और 6 13, तो ये कंग्रुएंट आ रहा है 13 mod 17 के। तो आंसर ये आया कि अगर आप 3⁻100 को 17 पर डिवाइड करेंगे तो आपको 13 रिमाइंडर मिलेगा। तो मैंने पहले एक ये यूज कर ली कंग्रुएंस जो कि फर्मा-लिटिल थ्योरम से आ रही थी, और फिर ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखा कि उसमें से 3⁻16 कितने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 3⁻16 का मुझे पता है कि वो रिमाइंडर क्या देगा 17 पे, वो रिमाइंडर 1 दे रहा है। वो सारे वैसे मैंने कर लिए, जो बाकी बच रहा है वो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। अब देख लें कि यहाँ अगर आपके पास 100 की जगह 1000 होता, 10,000 होता, 1 लाख होता, नो प्रॉब्लम। आपने सिर्फ ये देखना था कि 16 के साथ डिवाइड करके बाकी रिमाइंडर क्या आ रहा है, और मैं सिर्फ उस रिमाइंडर में इंटरेस्टेड था, क्योंकि जितने भी 16 के मल्टीपल थे उन सब ने तो 1 हो जाना था। तो अगर आपके पास नंबर जो मर्जी लिखा हो, 1000 लिखा हो, 5000 लिखा हो, 16 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 से लेके 15 तक है। तो रिमाइंडर तो हमेशा इसी रेंज में आना है, जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम रिड्यूस होकर बहुत छोटी होगी है, प्रोवाइडेड कि ये नंबर्स ऐसे हो कि ये एक ऐसा नंबर हो जो कि इसके रिलेटिवली प्राइम हो और ये प्राइम नंबर हो। तो अब प्राइम नंबर फर्मा-लिटिल थ्योरम की वजह से हमारे लिए प्राइम नंबर्स के डिवाइजर्स को, डिवाइजर्स से मुराद के डिवाइजर्स चेक करना, और फिर कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा ये चेक करना बड़ा आसान हो गया। तो अगर कंग्रुएंस में इस साइड पे मॉड प्राइम गिवन है तो फौरन मैं बता सकता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर लिखा होगा वो रिलेटिवली प्राइम होगा। नहीं होगा तो मैं उसको रिड्यूस कर लूंगा, उसकी पावर्स को देख लूंगा, फर्मा-लिटिल थ्योरम अप्लाई करूंगा, फाइनली मेरे पास उसका रिमाइंडर आ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, आपको याद होगा कि हमने इनवर्सेस डिफाइन किए थे ग्रुप थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कि एक नंबर को अगर दूसरे से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए तो तब मैं कहूंगा कि ये नंबर आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, यानी कि a into b should be congruent to 1 mod p। मैं p प्राइम फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये फर्मा-लिटिल थ्योरम के अंदर मेन जो अजम्पशन है वो ये है कि मेरे पास जो मॉडुलो है वो प्राइम होगा। देन a and b are inverses of each other। मैं जो आइडेंटिटी है उसको कंसिडर करता हूँ, a raised to power p is congruent to a mod p, या a raised to power
p minus 1 is congruent to 1 mod p। इसके अंदर से मैं a रेज़ टू पावर p माइनस 2 एक साइड पे लिखता हूँ और a एक साइड पे लिखता हूँ और इसको कॉन्ग्रुएंट लिख देता हूँ 1 mod p के। एक नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने इसी से डिड्यूस किया, तो ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। p माइनस 1 के अंदर एक और पावर रिड्यूस कर दी तो p माइनस 2 होगी और इधर एक पावर निकाल ली, तो ये 1 है, जब ऐड होंगी तो p माइनस 2 प्लस 1 इस p माइनस 1, तो वही लिखा हुआ है। अब मैं उसको सीधे लिखता हूँ a इंटू समथिंग is congruent to 1 mod p, and what is that something? It is a p minus 2 by Fermat-Little theorem। अब मैं आपसे इस इक्वेशन के प्रेजेंस में पूछता हूँ कि a का इन्वर्स क्या होगा। पहले हमने जो निकाला है वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम की बेस पे निकाला है कि a और p relatively prime number है। If they are relatively prime number, their GCD is 1. If their GCD is 1, then by using the linear combination, that the GCD can be written as the smallest positive linear combination। मैंने a और p का linear combination लिखा, फिर उसे mod p में reduce किया, तो automatically एक number इधर बन गया जिसको multiply होने से आंसर congruent to 1 mod p आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि वो नंबर ये होगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास a गिवन है तो मैं फौरन आपको बताऊंगा कि उसका इनवर्स क्या होगा mod p के अंदर। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। से आप कहते हैं जी बताएं 3 का इनवर्स क्या है mod 11 के अंदर। सो 3 इज congruent टू 3 raised to power 11 minus 2 congruent to 1 mod 11। So 3 is congruent to 3 raised to power 9 1 mod 11। So मैं कहूँगा कि 3 raised to power 9 is the inverse of 3 mod 11। 3 raised to power 9 को कैलकुलेट कर लूंगा, कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसका आंसर आ रहा है वो लिख दूंगा। सो एक दफा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 3 raised to power 3 square is 9 and 3 cube is what? सो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ इसको अपनी आसानी के लिए। 3 square is 9 and 3 cube is 27 and 27 is what mod 11? 11 2 is 22, it is 5। So if 3, तो मैं दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। इसका स्क्वायर करने से इधर आपके पास आ जाएगा 3 raised to power 6 is congruent to 25 mod 11। इधर भी 2 किया तो 2 3 6, इधर 2 किया तो 25 आ गया। इसको फिर रिड्यूस कर लेता हूँ, इधर साइड पे लिख लेते हैं 3 raised to power 6 is congruent to 25 को अगर 11 पे डिवाइड करूंगा तो वो 3 आएगा mod 11 के। फिर दोबारा इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 raised to power 9 हो जाएगा। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दो कांग्रेसेस को सेम मॉड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 6 प्लस 3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9 हो गया, 5 3 15, इधर लिख लेता हूँ mod 11। तो 3 raised to power 9 11 1 is 11 4 बचा 4 mod 11। इसका मतलब है कि 3 9 is 4 बेसिकली इन mod 11। और मैं ये क्लेम करूं कि 4 is the inverse of 3, तो 4 3 is 12, 12 को डिवाइड किया आपने 11 से, आंसर 1 आया। दिस मीन्स कि ये आपने ठीक कैलकुलेट किया, इट्स एग्जैक्टली द इनवर्स। तो अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है इनवर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए इन मॉडल ऑफ पी। तो अभी तक ही है। अब हम नेक्स्ट कंसर्न की तरफ चलते हैं कि पी के लिए तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि हम किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन रिमाइंडर्स के लिए देख सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के इन्वर्सेस क्या होंगे। लेकिन क्या इस पी को जो कि इस वक्त प्राइम नंबर है कि किसी भी नंबर के साथ रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए। तो अब देखें कि हम उसको उसकी तरफ कैसे चलते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट करता हूँ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के लिए। हम कहते हैं कि R1 R2 RK ये कंसिडर कर लें कि ये एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है मॉडुलो M के लिए। एक नंबर चूज करें जिसका M के साथ GCD 1 हो और उस A को इस रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो AR1 AR2 AR3 अप टू ARK जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब के लिए मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया आपके पास ये बनेगा
मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वो भी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम होगा मॉडुलो एम के। तो इस तरीके से मैं किसी भी ए के साथ मल्टीप्लाई करके एक डिफरेंट रेजिड्यू सिस्टम बना सकता हूँ। रेजिड्यू सिस्टम वही रहेगा, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तब्दील हो सकती है। मिसाल के तौर पे 7 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 6, तो मैं 7 यूज कर लूँ या 1 यूज कर लूँ, एक ही बात है। 13 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 6, 7 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 6, तो मैं 7 यूज कर लूँ 13 यूज कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी कंग्रुएंस क्लास सेम है, वो उसका रिमाइंडर सेम आएगा। तो इधर हमारा क्योंकि कंसर्न आर आई जो है वो रिमाइंडर्स को शो कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप मल्टीप्लाई करके सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कंसर्न ये है कि वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम रहने चाहिए मेरे गिवन एम के साथ, तो वो रहेंगे। तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। सपोज करते हैं R1, R2 up to Rk is a reduced residue system for modulo n, where ये भी हमने एक रिमार्क में किया है k is exactly phi of m। हायरार्की फंक्शन ऑफ m अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली जितना इनका काउंट है वो आएगा। तो इनका काउंट गिवन है 1 से लेके k तक, तो टोटल k काउंट है, इसलिए k की वैल्यू 5m होगी। गिवन a and m is 1, हमारे पास कंस्ट्रक्ट न्यू सेट विच इज AR1 up to ARK, और क्लेम ये है हमारा, अभी तक मैंने प्रूफ नहीं किया लेकिन ये क्लेम है हमारा कि दिस सेट इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ऑफ M। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम कैसे बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है? इसका काउंट एग्जैक्टली 5 of m रहना चाहिए, यानी कि कम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं होने चाहिए। सो हमें पता कैसे लगेगा कि जो सिस्टम हमने लिखा है ये रेजिड्यू सिस्टम है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है मॉड m के लिए? दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि क्या इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं क्या वो सारे के सारे m के साथ रिलेटिवली प्राइम है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक डेफिनेशन है कि रेजिड्यू सिस्टम रिड्यूस तब होगा जब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हो वो m के साथ जिसका आप बना रहे हैं उसके साथ उनका GCD 1 होना चाहिए, या उनके साथ उसे रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। तो अगर तो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे तो एक कंडीशन ठीक हो जाएगी। और दूसरा, टोटल काउंट था इन एलिमेंट्स का k, तो इनका काउंट भी k ही रहना चाहिए मॉडुलो m। ये नहीं होना चाहिए कि AR1 जो है AR3 के बराबर हो जाए। अगर AR1 AR3 के बराबर हो जाएगा तो सेट में तो मैं उसे सिर्फ एक दफा लिखूंगा, तो सेट का काउंट छोटा हो गया, मैं एक ही नंबर को बार बार तो नहीं काउंट करूंगा सेट के अंदर। तो ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें ठीक रहती हैं, इनमें से हर एक नंबर जो है वो m के साथ रिलेटिवली प्राइम रहे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनकी क्वांटिटी कम ना हो। अगर ये दोनों चीजें रह गई तो ये जो नया सिस्टम बना है इसको मैं कह दूंगा कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तो पहली चीज को चेक करते हैं। मेरे पास गिवन है कि a और m जो है वो GCD उनका 1 है, और ये RI जो है ये गिवन है कि ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है। अगर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है देन ईच RI with 1 with m should be 1, क्योंकि ये इसका रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है तो इसमें एलिमेंट्स ही सिर्फ वो वाले आएंगे जिनका GCD m के साथ 1 है। अब ये एक छोटा सा रिजल्ट है, मैं इधर रिकॉल कर देता हूँ, उसको यूज करता हूँ कि अगर A का B के साथ GCD 1 हो, C का B के साथ GCD 1 हो, तो A C का B के साथ GCD भी 1 ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज दिस। दो नंबर्स A और का B के साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, C का B के साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जो A और C की मल्टीप्लिकेशन होगी उसका भी कुछ कॉमन नहीं होगा B के साथ। इधर A M का कुछ कॉमन नहीं है, RI M का कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप A और RI को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो फिर भी उसका M के साथ कुछ कॉमन नहीं रहेगा, या दूसरे लफ्जों में उसका जो GCD है वो 1 रहेगा।
इसका मतलब है कि आपने जितने नंबर्स भी इस न्यू सेट के अंदर लिखे हैं AR1 से लेके ARK तक, उन सब का M के साथ GCD 1 है। तो ये सारे के सारे नंबर M के साथ रिलेटिवली प्राइम है। सो पहली डेफिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी ये कि हमें हदसा है कि ये ना हो कि ये दो आपस में कोई एक बराबर हो जाए एक ही मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर बराबर हो जाएंगे तो जो काउंट है रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम का वो K रहना चाहिए। अगर इनमें से कोई दो बराबर हो गए, काउंट कम हो जाएगा, वो फिर रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हर रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम का काउंट तो सेम रहना है, क्योंकि उसने टोटल काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स हैं जो कि M से पीछे हैं और रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर उसने बता दिया K है तो वो जिस तरह का मर्जी रेसिड्यू सिस्टम बनाए उसने K ही रहना है। अब हम इसके अंदर कॉन्ट्ररी अज्यूम कर लेते हैं कि देखते हैं 1 मिनट अज्यूम करके कि अगर दो कोई बराबर हो जाए, RI RJ के बराबर हो जाए मॉड M के अंदर, तो क्या होता है। वेयर RI एंड RJ इज फ्रॉम दिस सेट R1 से लेके RK तक। अब हमने जो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जिधर हमने क्लोज किया था उधर मैंने एक ये रिजल्ट आपको प्रूव करवाया था, CA अगर कंग्रेंट हो CB मॉड M के, तो दिस इम्प्लाइज कि A इज कंग्रेंट टू B मॉड M बाय द GCD ऑफ C एंड M। कि अगर आपने एक मल्टीपल को खत्म करना है किसी भी कंग्रेंट से तो वो इस तरीके से खत्म होगा कि जो आपके पास मॉडुलस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा CM के। अब मैं इसके अंदर से इस A को खत्म करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि RI और RJ का मॉड M के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है। अब मैं पहले देखता हूँ कि A का M के साथ GCD कैसे है। जिस तरह C का M के साथ देखा है तो इधर C कॉमन मल्टीपल था दोनों के साथ, इधर A मल्टीपल है, तो A और M का GCD क्या है, ये गिवन है। A और M का जो GCD है दैट इज 1। अब ओरिजिनल लिखा हुआ है ARI is congruent to ARJ mod M। GCD of A and M is 1। ये imply ये करेगा कि RI is congruent to RJ mod M over GCD of AM। इसका मतलब क्या हुआ कि RI is congruent to RJ mod A और M 1 है तो M और 1 M ही रहा, M आ गया। ये तो प्रॉब्लम पैदा होगी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि RI और RJ जो है वो तो पड़े हुए थे इस सेट से। अगर इनमें से कोई दो बराबर हो सकते थे तो फिर ये काउंट K नहीं हो सकता था, तो ये दोनों तो ओरिजिनली डिफरेंट थे। अगर ये डिफरेंट थे तो फिर इनको भी डिफरेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एवरी ARI इज डिफरेंट फ्रॉम ARJ इफ ऑफ कोर्स I इज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि मैं सेम की रेपिटेशन नहीं करना चाहता। AR1 को AR1 से तो नहीं देखूंगा, AR1 को बाकी RI से देखूंगा। तो अब दोनों चीजें होगी कि इस सेट के अंदर AR1 से लेके ARK तक जितने एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब का GCD M के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि 1 है, और इनका काउंट भी K है विच इज 5FM। सो इन दोनों बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि AR1 से लेके ARK इज a reduced residue system for M, which concludes the theorem। अब हम एग्जैक्टली वो रिजल्ट करेंगे जो कि जनरलाइजेशन करेगा फर्मास थ्योरम की। अब M भी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज AM का GCD जो है वो 1 है, देन A raised to power 5 of M is congruent to 1 mod M। तो अगर मैं इधर साइड पे सिर्फ फर्मा-लिटल थ्योरम लिख दूं, देखें कि कैसे जनरलाइजेशन कर रहा है। M की जगह प्राइम गिवन था और फर्मा-लिटल थ्योरम कहता था कि A raised to power P minus 1 is congruent to 1
मॉड पी। अब मैं m कह रहा हूं, कोई भी जनरल रखें तो a raised to power phi of m is congruent to 1 mod m। तो अब हमने इस p को रिप्लेस कर दिया किसी भी नंबर से, और एक कंडीशन ये रखी कि a और m का GCD 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये कंग्रेंस हमेशा ट्रू होगी। अगर आप रिमार्क याद करें, m की जगह अगर आप p रखते हैं तो phi of p का आंसर क्या आएगा? ऐसे सारे नंबर्स जो पॉजिटिव हो और जिनका GCD p के साथ 1 हो, वो एग्जैक्टली p माइनस 1 है। तो अगर आप यहाँ p रखेंगे तो आपके पास ऊपर वाला केस ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि आयलर्स थ्योरम जो है ये बहुत जनरल रिजल्ट है। जो फर्मा थ्योरम है ये उसका एक पर्टिकुलर केस है फॉर m इज इक्वल टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स के लिए। तो प्राइम नंबर्स के लिए फॉलो इधर से ही हो जाता है, और वैसे ही जनरल रिजल्ट है। तो अब जिस तरीके से हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, देखिए इसका प्रूफ भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। लेट R1 R2 up to Rk is any reduced residue system of M, और ये हमारे पास गिवन है, we are given that A and M का जो GCD है that is 1। मैं इस A को उठा के इस सब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड बाय प्रीवियस रिजल्ट वी कैन क्लेम दैट दिस न्यू सेट AR1 up to ARK is again a reduced residue system for M। ये हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसकी जो गिवन थी एक्सप्लेनेशन वो लिख ली। अच्छा जी, अब हम ये क्वेश्चन पोज करते हैं कि लिखे ये दोनों रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हुए हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन जरा रिकॉल करें। वो कहता है कि आपने एक नंबर m कंसिडर कर लिया, इस m के साथ जो जो नंबर b रिलेटिवली प्राइम होंगे वो मैं काउंट कर लूंगा या उसे सेट में लिख दूंगा, और रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि 7 लिख लें या 13 लिख लें, मॉड 6 को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 भी रिमाइंडर 1 दे रहा है, 13 भी रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो अगर आप 7 भी ना लिखें, 13 भी ना लिखें, खाली 1 लिख लें तब भी ठीक है। बेसिकली तो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है कि वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 1 आता है वो कौन कौन से हैं। तो आपने एक नंबर लिख दिया 1, वो काफी है। तो 7 का भी 1 ही आएगा, 13 का भी 1 ही आएगा, इस तरीके से 19 का भी 1 ही आएगा, एंड सो ऑन, 25 एंड सो ऑन, जितने मर्जी नंबर आप लिखते हैं। दे आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स जिनका रिमाइंडर 6 के साथ 1 आएगा। इस तरह दे आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स जिनका रिमाइंडर 6 के साथ 2 आएगा, एंड सो ऑन। अब ये भी एक रेजिड्यू सिस्टम लिखा हुआ है, ये भी एक रेजिड्यू सिस्टम लिखा हुआ है। अगर मैं इस सारे रेजिड्यू सिस्टम का काउंट लूं तो उसका काउंट क्या है, उसके पीछे हमने एग्जांपल किया है। व्हाट इज के? K is exactly the phi function for M, क्योंकि सिर्फ काउंट करता है उनको जो कि M के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। अगर आप कह रहे हैं कि वो K है तो K exactly phi of M होगा, क्योंकि इसकी तादाद एग्जैक्टली उतनी होगी। आप इसकी डेफिनेशन ये है कि आप काउंट ही वो कर रहे हैं जो रिलेटिवली प्राइम M के साथ। मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूं, R1 R2 अप टू Rk। अब R1 जो है वो रेजिड्यू सिस्टम के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये भी एक रेजिड्यू सिस्टम है। इसका मतलब है कि R1 किसी ना किसी एक के तो कांग्रेंट होगा इस रेजिड्यू सिस्टम में, क्योंकि अगर R1 किसी के ना हुआ तो ये रेजिड्यू सिस्टम नहीं हो सकता। इस तरीके से AR1 इधर भी किसी न किसी के रेजिड्यू सिस्टम होगा, कांग्रेंट होगा, क्योंकि अगर इधर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो AR1 के कांग्रेंट हो तो ये रेजिड्यू सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि AR1 का GCD M के साथ 1 है।
अगर m के साथ 1 है तो इसको रेसिड्यू सिस्टम में होना चाहिए, तो इसमें से किसी एक के बराबर होगा। इस तरह R2 भी किसी एक के बराबर होगा, R3 भी किसी एक के बराबर, RK भी किसी एक के बराबर, और कोई दोनों आपस में सेम नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सेम आएंगे तो फिर काउंट दोनों का कम हो जाएगा। तो हमारा काउंट इधर भी किया है और इधर भी किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंग्रेसेस लिखना शुरू करूं तो R1 की किसी के साथ हो सकती है, लेकिन मैं सबको अगर रीअरेंज कर दूं तो मैं दोबारा ये लिख सकता हूं AR1 AR2 की मल्टीप्लीकेशन ARK तक, और ये बराबर होंगे मॉड M के अंदर। तो इस साइड पे लिखा हुआ है R1 R2 अप टू RK, इस साइड पे लिखा हुआ है A रेज़ टू पर K, और इस साइड पे लिखा हुआ है R1 R2 RK मॉड M। R1 इस साइड पे भी लगा हुआ है, R1 इस साइड पे भी लगा हुआ है। मैं R1 को खत्म करना चाहता हूँ, एक कॉमन मल्टीपल है जो लास्ट जिधर कंक्लूड किया था लेक्चर, वो वाला यूज करता हूँ कि R1 का GCD M के साथ देखूंगा। R1 पड़ा हुआ है M के रेजिड्यू सिस्टम में, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में। इसका मतलब है कि हर RI का M के साथ GCD 1 होगा। मैं दोनों साइडों से खत्म किए, बाकी बचेगा R2 अप टू RK इज कंग्रुएंट टू AK R2 RK मॉड M ओवर GCD ऑफ R2 R1 एंड M। R1 और M का GCD क्या है? 1। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी R2 R3 RK इज कंग्रुएंट टू AK R2 R3 RK मॉड M। क्योंकि जो डिवाइजर था वो 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अब R2 को भी खत्म किया जा सकता है। R2 और M का GCD क्या होगा? 1, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, R2 रिड्यूस हो गया नेक्स्ट केस में, इसलिए R3 रिड्यूस हो जाएगा, सो ऑन RK तक रिड्यूस होते जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा 1 इज कंग्रुएंट टू AK मॉड M, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और AK इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड M। K था काउंट ऐसे सारे नंबर्स का जो कि रिलेटिवली प्राइम है, K की इधर वैल्यू पुट कर दें। दिस इंप्लाइज A रेज़ टू पावर 5 of M is congruent to 1 mod M। ये हमारा आयलर थ्योरम है, एंड इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ फर्मा's little theorem। Because phi of P is equal to P minus 1, तो A raised to power phi of P is congruent to 1 mod P। इसकी वैल्यू इधर लगा दें तो A is P minus 1 is congruent to 1 mod P, which is FLT। अब जो एप्लीकेशंस हमने डिटरमिन की थी फर्मा's-लिटल थ्योरम के लिए, अगर हमें उसकी जनरलाइजेशन मिल गई है तो उन्हीं एप्लीकेशंस को हम यूज कर सकते हैं आयलर थ्योरम के लिए। मिसाल के तौर पर पहली एप्लीकेशन देखते हैं इनवर्सेस के लिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 10। अब ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैं प्राइम नहीं दे रहा, M ये है और 3A दे रहा हूँ, तो मुझे A का इनवर्स चाहिए। इट शुड बी कंग्रुएंट टू 1 मॉड M। मैं इधर वही जो आपके पास आयलर थ्योरम है उसकी जनरल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। A raised to power 5 of M should be congruent to 1 mod M। इसमें से एक कम कर देता हूँ, सो A निकाल लेता हूँ और आगे लिखता हूँ A raised to power 5 of M minus 1 should be congruent to 1 mod M। अब देखें ये की पावर 1 है, ऐड अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 5 of M माइनस 1, 1 से कैंसिल हुआ, बाकी खाली A raised to power 5 of M बच जाएगा। सो A raised to power 5 of M is congruent to 1 mod M। ये आ गया। व्हाट इज दिस? ये एग्जैक्टली ये वैल्यू है
कि a की वो वाली वैल्यू जिसके साथ मल्टीप्लाई होने से आंसर कंग्रेंट टू 1 mod m आएगा। इसका मतलब है कि a का इनवर्स ये लिखा हुआ है। a की वैल्यू आपके पास 3 गिवन थी। 5 of m पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 of m इज 5 of 10। 10 के अभी हम लिख लेते हैं, नाइवली कंसिडर करते हैं 4 5 6 7 8 एंड 9। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 10 के साथ जिनका जीसीडी 1 है और जिनका नहीं है? 1 का है, 1 का 10 के साथ जीसीडी 1 है, 2 का नहीं है, 2 और 10 डिफरेंट। 3 का है, 4 का नहीं है, कॉमन 2 है, 5 का नहीं है, 6 कॉमन 2 है, 7 का है, 8 का नहीं है। तो 1 3 7 एंड 9, इसका मतलब है कि इस जीसीडी इज 4। अब मैंने ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, सो इट इज 3 raised to power 4 minus 1. So what is this? 3 raised to power 3 mod 10. 3 raised to power 3 is what? 27. 27 is congruent to 7 mod 10. So मैं कह रहा हूँ कि 3 का इन्वर्स जो है वो 7 होगा 1 mod 10 के अंदर। तो चेक करते हैं, 3 7 21, 21 में से 10 to the 21 आ गया, तो ये इसका इन्वर्स है जो मैंने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से। इसका मतलब ये है कि अब मैं सिर्फ इन्वर्सेस प्राइम मॉडलों में नहीं निकाल सकता, बल्कि कोई भी नंबर गिवन हो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपली एक आप नंबर दे दें ए, मैं ये क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा, ये एग्जैक्टली ए का इन्वर्स होगा, क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है उसने ये देना ऊपर वाला और ये बाय आयलर्स थ्योरम कंग्रेंट है 1 mod m के, तो सिर्फ ये क्वांटिटी हर नंबर का इन्वर्स कैलकुलेट कर देगी। रिमाइंडर एक्सरसाइज है जिसने फर्मा-लिटिल थ्योरम के लिए की है। मेरे पास अब किसी भी नंबर का रिमाइंडर से गिवन है, सिर्फ ये गिवन हो कि m और a जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो। मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 3 raised to power 120 का रिमाइंडर क्या आएगा mod 35। सो अब मैंने m की वैल्यू चूज की 35। मेरे पास 3 और 35 के अंदर क्या रिलेशन है? सो ये a है। इट्स 5 into 7, 3 का 5 7 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जीसीडी 1 आ रहा है। आयलर थ्योरम ये कहेगा कि 3 raised to power 5 of 35 should be congruent to 1 mod 35। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हो सकता है कि 120 में से हम वो निकालना शुरू कर देंगे। तो 5 of 35 कैलकुलेट करते हैं कि वो क्या आता है। अभी मैं इसको सिर्फ एज अ रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसी लेक्चर में अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये 3 of 7 into 5 है, 7 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 into 4 आएगा, तो आंसर 24 आ जाएगा। हम अगर करना चाहें एक्सरसाइज के तौर पे आप ले सकते हैं कि 1 से लेकर 34 तक नंबर लिख लें, उनमें से वो सारे काउंट करें जिनका 35 के साथ जीसीडी 1 आता है, वो 24 आपको मिलेंगे। अभी हम देखेंगे कि हमने कैसे निकाला, ये बाद में देखते हैं। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ट्रू है। इसका मतलब है कि 3 raised to power 24 should be congruent to 1 mod 35। अब 120 के अंदर से कितने 24 निकाले जा सकते हैं देख लेते हैं। सो अगर आप 5 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 6 is 144, ये एक्सेसिव है तो मैक्सिमम 5 टाइम्स आएगा। 5 4 are 20 0, बाकी आपके पास बचे 2 5 2 are 10 11 12, तो इट इज एग्जैक्टली 120 डिवीजन होगी। इसका मतलब है कि 3 raised to power 120 is congruent to is equal to basically 3 raised to power 24 की पावर 5, और ये अंदर वाला कंग्रेंट है 1 mod 35 के, तो ये आ जाएगा 1 power 5 mod 35। इसका मतलब है कि 3 raised to power 120 is congruent to 1
मॉड 35 कि अगर आप 3 की पावर 120 कैलकुलेट करें, उसको 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। तो अब मेरे पास ये टेंशन नहीं है कि ये नंबर जो था ये प्राइम ही होना चाहिए था। इवन मैं कंपोजिट नंबर्स के लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैंने कैलकुलेट कैसे किया, ये तो बहुत बड़ा नंबर था। और अगर अब मैं इस 35 को जरा थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ 100 लिख दूं, तो आप 5 ऑफ 100 कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम इस तरफ जाना चाहते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरह होंगी, क्योंकि वंस हमें ये पता लग गया कि कैलकुलेट किस तरह करेगा, मैं हर नंबर का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, हर नंबर का ऑलमोस्ट रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। अगर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो समहाउ मैं उसको रिड्यूस कर लूंगा रिलेटिवली प्राइम है, वो बाद में देखते हैं हम कैसे करेंगे। सो अब ये देखें कि ये वो रिजल्ट है जिसको मैं यूज कर रहा था 35 के लिए। अगर m और n रिलेटिवली प्राइम नंबर हो तो m और n की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होगी इन दोनों के अलग अलग आइलर 5 फंक्शन के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट करना था 35, मैंने 35 को लिखा 5 इंटू 7, ये रिजल्ट यूज किया, इसने कहा कि ये बराबर होगा 5 के और 7 के। अब मैं वो प्राइम नंबर वाला रिजल्ट यूज कर लेता हूँ, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर आएगा 5 माइनस 1। 7 is also prime, 7 minus 1, it is 4 into 6 and it is 24। इसलिए मुझे पता लगा कि 35 से नीचे ऐसे 24 नंबर पड़े हुए हैं जो कि उसे रिलेटिवली प्राइम होंगे। सो ये देखें कि कितना पावरफुल रिजल्ट है कि आपको वो सारे नंबर्स लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। सिंपल अरिथमेटिक्स है, वो अप्लाई करें तो आपके पास टोटल काउंट आ जाएगा। अब देखें इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करते हैं कि m और n रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। m और n का जीसीडी 1 है। मैं सबसे पहला क्लेम ये करता हूं कि अगर आप एक नंबर चूज करें जो 0 से लेके m इंटू n की प्रोडक्ट में हो, तो जो x जो नंबर मैंने चूज किया कोई भी m n के अंदर 0 से लेके m n जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पेयर्स बनेंगे। पेयर्स अब मैं कैसे बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली मैं काउंट करना चाहता हूँ दोनों साइड्स को। इस साइड को अलग काउंट करूंगा, इस साइड को अलग काउंट करूंगा और फिर अपना रिजल्ट डिटरमिन कर लूंगा। तो मैंने एक नंबर चूज किया जो कि प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। जिस तरह मेरे पास ये 35 था, m 35 था, m 7 था और ये 5 था, तो m इंटू n इज 35। तो मैंने एक नंबर लिया 0 से लेके 34 तक, क्योंकि दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो 0 शामिल है लेकिन 34 तक लिया। और x रेंज कर रहा है 0 से लेके 34 तक कोई भी नंबर। अब मैं कहता हूं कि इसे इसका नाम कंसिडर कर लें xm इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय m एंड xn इज द रिमाइंडर when x is divided by n। so xm और xn मेरे पास एक पेयर मिल गया, xm और xn is a pair for x, और पेयर मिला कॉरस्पॉन्डिंगली m की एक वैल्यू के लिए और n की एक वैल्यू के लिए। तो x एक नंबर कोई चूज किया m n के दरमियान, उस x के कॉरस्पॉन्डिंगली पहले m के हिसाब से देखा तो एक रिमाइंडर मिला, n के हिसाब से मैं देखा तो दूसरा मिला, तो हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली एक पेयर पड़ा हुआ है। अब हम एक और नंबर चूज करते हैं से y के हम कहते हैं कि रिमाइंडर आता है ym मॉड m के साथ, और y का रिमाइंडर आता है yn मॉड n के साथ। अब इनका क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है एक नंबर का उसके पेयर्स का दूसरे नंबर और उसके पेयर्स के साथ। अगर आप कहते हैं कि जी xm और ym कंग्रेंट हो गए हैं, एक मिनट के लिए xm कंग्रेंट हो गया है ym मॉड m के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों अगर कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि y ym के कंग्रेंट है
वाई एम एक्स एम के कंग्रेंट है, एक्स एम आगे से एक्स के कंग्रेंट है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि एक्स कंग्रेंट हो गया वाई के मॉड एम के अंदर। अगर एक्स एन भी कंग्रेंट हो जाए वाई एन मॉड एन के, तो ये वाई एन कंग्रेंट है वाई के, एक्स एन कंग्रेंट है एक्स के, क्योंकि इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि एक्स एन इज द रिमाइंडर ऑफ व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स कंग्रेंट हो गया है वाई मॉड एन के। एम और एन का जीसीडी 1 है। अगर m डिवाइड करता है x माइनस वाई को, n डिवाइड करता है x माइनस वाई को, तो m n भी डिवाइड करेगा x माइनस वाई को। इसका मतलब ये होगा कि x इज कंग्रेंट टू y मॉड m n। सो ये जो डिस्कशन है छोटी सी, इसका करने का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपने दो डिफरेंट एलिमेंट्स चूज किए हैं तो उनके पेयर्स भी डिफरेंट होंगे, रिमाइंडर पेयर्स m और n के साथ। और अगर खुदा ना खास्ता रिमाइंडर पेयर्स सेम हो रहे हैं तो वो नंबर्स भी सेम होंगे। इसका मतलब है कि जितने नंबर्स आपके पास पड़े हुए हैं उतने रिमाइंडर्स पेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये डिस्कशन करने का ये फायदा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के जो इनके जीसीडीज हैं उनका इनके साथ क्या रिलेशन है। सो सबसे पहला मैं कंसिडर करता हूँ एक्स एम का जीसीडी और एक्स एम का जीसीडी में क्या रिलेशन होगा। तो मेरा पहला क्लेम यह है कि इक्वालिटी होगी। m मुझे पता है कि उसके साथ डिवीजन है, सो x इज कंग्रेंट टू एक्स एम मॉड m मेरे पास गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस एक्स एम को m डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट x माइनस एक्स एम इज इक्वल टू k इंटू m। अब अगर आप कहते हैं कि जी x और m का जीसीडी d है, तो हमने एक रिजल्ट किया था कि दोनों का अगर जीसीडी कोई भी हो तो इनके हर कॉमन मल्टीपल का जीसीडी भी वही रहेगा। तो पहली जगह मैं x लगा देता हूँ और दूसरी जगह ये m जो है इसको इन दोनों का कॉमन मल्टीपल शो करता हूँ। इसका मतलब है कि x m को मैं ऐसे लिख लेता हूँ के एम माइनस एक्स, तो इसका जीसीडी के एम माइनस एक्स का भी डी रहेगा और के एम माइनस एक्स इसके बराबर है इंटू एक्स एम के। ये अगर डी था तो ये भी डी है, इसका मतलब है कि ये बराबर है एक्स और एम के जीसीडी के। इसी तरीके से जो एक्स और एन का जीसीडी है वो एग्जैक्टली बराबर होगा एक्स और एक्स एन के जीसीडी के साथ। उसके भी सेम रीजन है जो हमने ये यूज किए। अब हमने ये दो नंबर्स को काउंट करना है, एम एन एम इंटू एन। तो ये क्या करता है काउंट, ऑल एक्स, द काउंट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स और एम एन का जीसीडी 1 आ रहा हो। ये क्या करेगा, सारे एम एक्स जिनका जीसीडी एम के साथ 1 आ रहा हो और सारे x जिनका जीसीडी इसके साथ 1 आ रहा हो उनका काउंट करेगा। अब हर x के कॉरस्पॉन्डिंगली जो कि m n से नीचे पड़े हुए थे, मेरे पास पेयर्स थे m और n की फॉर्म के अंदर, कि हर एलिमेंट 0 से लेके m n के दरमियान हर एलिमेंट जो था वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा था दो रिमाइंडर पेयर्स को, और अगर एलिमेंट डिफरेंट थे तो रिमाइंडर पेयर्स भी डिफरेंट थे। अब मैं इसी काउंट को बेसिकली यूज करना चाह रहा हूं इसके अंदर। सो ये कब होगा, व्हेन इट इज पॉसिबल, इफ एंड ओनली इफ x का m के साथ जीसीडी भी 1 आ जाए एंड x का n के साथ भी जीसीडी 1 आ जाए। तो ये तो एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए था वो ही पड़ा हुआ है कि दो नंबर्स के साथ जिसका जीसीडी 1 कब होगा, अगर दोनों के साथ किसी के साथ कुछ कॉमन ना हो। ये हमने रिजल्ट पहले किया हुआ है। अब ये कितने नंबर्स हैं, इस साइड के ऊपर कितने मिलेंगे, इधर हमने कहा कि एक्स एम का जीसीडी वही होगा जो एक्स एम के साथ होगा। इसका मतलब है कि जितने नंबर्स इधर एक्स के साथ रिलेटिवली प्राइम पड़े होंगे उतने पेयर्स पड़े होंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगे एम और एन के साथ। इस साइड के ऊपर जो क्वांटिटी है वो फाई ऑफ एम एन है
और इस साइड के ऊपर जो क्वांटिटी है दैट इज फाई ऑफ m इनटू फाई ऑफ n व्हिच प्रूव्स द थ्योरम। तो हम एक दफा फिर इसको रिविजिट करते हैं क्योंकि ये थ्योरम जो है वो काउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको इसके जो स्टेप्स हैं उनको हम ज़्यादा मतलब अलजेब्राइक वे के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसको काउंटिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा क्लियर है कि मैंने सबसे पहले एक रेंज डिफाइन कर ली mn और 0 के दरमियान और कहा कि हर एलिमेंट के लिए 2 और इंटीजर्स पड़े होंगे। सो 0 से लेके mn के दरमियान जितनी भी रेंज है उसके दरमियान हर एक एलिमेंट के लिए 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। वो एलिमेंट्स मैं बना कैसे रहा हूँ, मैं जिनसे ये प्रोडक्ट बनी है पहले x को m पे डिवाइड करके एक आंसर निकाल लेता हूँ, उसका नाम xm रख लिया, फिर x को n पे डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर आता है उसका नाम xn रख लिया। तो हर x के लिए ये x है, इसके लिए एक पेड़ पड़ा हुआ है xm और xn का। अब मेरा ट्रिक क्या है थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जितने नंबर्स x जो कि mn के साथ रिलेटिवली प्राइम है उनके कॉरस्पॉन्डिंगली देखता हूं कि जो इधर पेयर्स आ रहे हैं क्या वो भी इंडिपेंडेंटली m के साथ और इंडिपेंडेंटली n के साथ प्राइम है। अगर जितने नंबर्स यहाँ x रिलेटिवली काउंट में सिर्फ देख रहा हूं तो जितने x m और n के साथ रिलेटिवली प्राइम आ गए, अगर उतने ये भी रिलेटिवली प्राइम आ गए तो इन दोनों की जो पेयर्स का काउंट होगा वो बराबर होगा ओरिजिनल के काउंट के। ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता था अगर मेरे पास एक पेयर 2 डिफरेंट नंबर बना देता या 2 डिफरेंट नंबर एक ही पेयर बनाते। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक और नंबर डिफरेंट लें, उसकी कंग्रेस क्लासेस कंसिडर कर लें कि उसका रिमाइंडर ym आता है और yn आता है, तो इसका रिलेशन क्या होगा। इफ y is congruent to ym mod n and y is congruent to yn mod n, तो हम इसके साथ ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि xm congruent हो जाएगा अगर ym के, तो फिर x और y का रिलेशन क्या बनेगा। तो इफ xm is congruent to ym mod m, तो xm ओरिजिनली x के congruent था, ym ओरिजिनली y के congruent था, तो इसका मतलब होगा कि x और y भी congruent हो गए। इसी तरीके से n के लिए भी होल्ड कर गया, तो फाइनली मुझे पता लगेगा कि m के साथ भी x और y congruent है और n के साथ भी x और y congruent है। इसका मतलब ये है कि mn जो है वो भी डिवाइड कर देगा x माइनस 1 को, क्योंकि गिवन है कि m और n का GCD 1 है, दे आर रिलेटिवली प्राइम। यही एक इंपॉर्टेंट असम्पशन है इस थ्योरम के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि वो जो 2 नंबर आपने चूज किए हुए हैं वो असल में m और n के रेंज के अंदर डिफरेंट नहीं है, वो सेम है, क्योंकि x इज congruent टू y mod mn आ जाएगा। वो एक ही नंबर थे, आपने उसके मल्टीपल चूज किए हुए थे, मैं डिफरेंट नंबर चूज कर रहा था। तो अगर नंबर्स सेम हो जाएंगे तो उनकी रिमाइंडर्स भी सेम आ जाएंगे, और अगर रिमाइंडर्स सेम हो रहे हैं तो नंबर्स भी सेम होंगे। इसका मतलब है कि हर एक नंबर के लिए उसका जो रिमाइंडर पेयर पड़ा हुआ है जो मैं बना रहा हूँ, m के हिसाब से एक क्वांटिटी और n के हिसाब से एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज निकल रही हैं हर नंबर के लिए, इसको मैं उसका रिमाइंडर पेयर कह रहा हूँ। तो हर नंबर के लिए रिमाइंडर पेयर डिफरेंट है, हर अगले नंबर के लिए रिमाइंडर पेयर डिफरेंट है। तो जितने इधर डिफरेंट नंबर्स चूज किए जा सकते हैं जो mn के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, एग्जैक्टली उतने ही पेयर्स इधर चूज किए जा सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली m के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होगा और इंडिपेंडेंटली n के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ये ट्रिक है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो पहले इस लेवल तक हमने ये प्रूव कर लिया कि हर डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट पेयर पड़ा हुआ है। आगे हमने देखा कि GCDs का क्या रिलेशन है। मेरा ये क्लेम है कि x अगर आपने कोई नंबर चूज किया है और m उसका डिवाइजर था, मतलब जिसके साथ हम कंसिडर कर रहे थे उसके रिमाइंडर, तो इसका GCD और जो आपने रिमाइंडर निकाला है उसका जो GCD है वो बराबर आएगा। ये आपको याद होगा, एक थ्योरम हमने किया था, a और b का GCD वही होगा जो b और a माइनस b इंटू सम t का GCD होगा। लीनियर कॉम्बिनेशंस के GCD फर्क नहीं पड़ता। ये हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए रिजल्ट किया था कि b वैसे रहने दे और a माइनस बी इंटू टी सम करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर हमारा ये ट्रिक है कि मैंने इसके GCD का नाम रख लिया d, और फिर ये देखा कि अगर ये गिवन है x इज congruent टू xm mod m, तो इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब है कि हम डिवाइड करेंगे x माइनस एक्स एम को। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर साइज दैट कि x माइनस एक्स एम इज अ मल्टीपल ऑफ m। मैंने एक्स एम की वैल्यू निकाल ली, इसको साइड पे ले गया, उसको इस साइड पे ले आया, तो एक्स एम की वैल्यू मेरे पास आ गई के एम माइनस एक्स। सो बेसिकली इट इज माइनस के एम प्लस एक्स। ये एक्स एम की वैल्यू इधर से आ गई। अब हमने कहा कि एक्स एम का जो भी जीसीडी होगा, ये इधर एज्यूम कर लें कि ये ए एक्स है और बी एम है, तो एक्स एम का जो भी जीसीडी होगा वो जीसीडी होगा एक्स माइनस के एम प्लस एक्स का। सो ये आपके पास एक्स ए की वैल्यू है और माइनस के टी की वैल्यू लगी हुई है और एम बी है, तो मैंने ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। अगर इसका जीसीडी डी है तो इसका जीसीडी डी होगा, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया कि ये जो मैंने फैक्ट लिखा हुआ ये ट्रू है कि x का m के साथ जीसीडी वही होगा जो x का उसकी रिमाइंडर क्लास के साथ होगा, x का n के साथ जीसीडी वो होगा जो x का उसकी रिमाइंडर क्लास के साथ होगा, इनके जीसीडी सेम रहेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि फाई ऑफ एम एन क्या होगा, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन ये कहता है कि वो सारे के सारे नंबर्स जो कि m और n के साथ रिलेटिवली प्राइम है उनका काउंट है। मैंने उसका नंबर नाम लिख लिया, जनरल नाम रख लिया x, और कहा कि वो सबका काउंट कर रहा है जिनका m और n के साथ जीसीडी 1 आता है। रिजल्ट किया हुआ है कि अगर दो नंबर्स के साथ उसका जीसीडी 1 आ रहा है तो इंडिपेंडेंटली हर एक के साथ जीसीडी 1 होगा। अगर हर एक के साथ जीसीडी 1 है तो एक्स एम 1 के बराबर है, तो एक्स एम के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इसका मतलब होगा कि x और एक्स एम के साथ भी जीसीडी 1 है और एक्स एन के साथ भी जीसीडी 1 है। x का क्या रिलेशन था एक्स एम के साथ और एक्स एन के साथ, जितने x पड़े हुए थे उतने एक्स एम और एक्स एन पड़े हुए थे। सो जितने आपके पास इधर x आ रहे हैं उतने पेयर्स बन रहे हैं, हर पेयर इधर फाई ऑफ m बन जाएगा, फाई ऑफ n बन जाएगा, तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे फाई m इंटू फाई ऑफ n, और इस साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के लिए था, तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये बराबर होंगी, विच मीन्स देयर शुड बी एन इक्वालिटी कि इधर का काउंट और इधर का काउंट बराबर है, विच प्रूव्स द थ्योरम। सो आज हम इधर ही कंक्लूड करते हैं इसका अपने लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने लेक्चर 12 के अंदर किया है, सबसे पहले हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम किया कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, और इससे पहले हमने कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखी फर्मा थ्योरम की इन टर्म्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। वन वाज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, कि आपके पास एक एलिमेंट ए गिवन है मॉडुलो पी, तो उसका इनवर्स क्या होगा। तो हमने एक जनरल फार्मूला डिवाइस कर लिया कि इट इज ए रेज़्ड टू पावर पी माइनस 2, ये जो भी आपके पास क्वांटिटी आएगी ये ए का इनवर्स होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी गिवन है, आप रिमाइंडर्स चेक करना चाहते हैं क्या आते हैं तो वो चेक किए जा सकते हैं। फिर हमने आयलर थ्योरम देखा कि बेसिकली इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ फर्मा थ्योरम। फर्मा थ्योरम को आयलर थ्योरम में से रिड्यूस किया जा सकता है एम की जगह पी सब्स्टिट्यूट करके, तो ये इसका बहुत बड़ा जनरल केस है। तो वही जो चीजें हम दो कंसिडर कर रहे थे फर्मा थ्योरम के लिए, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं इसके लिए। देन हमने रिमाइंडर्स की और वो उसकी एप्लीकेशंस देखी, और एप्लीकेशंस देखते हुए हमें ये इंपॉर्टेंट चीज लगी कि हम इसको इफेक्टिवली तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी भी m के लिए आयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट कर सकें, और कैलकुलेट करने से मुराद ज्यादा इफेक्टिवली, मतलब ये नहीं कि नाइफ तरीके से। तो सबसे जो हमने लास्ट रिजल्ट किया वो ये शो कर रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो जो उनका आयलर फी फंक्शन होगा वो एग्जैक्टली उनको स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन। इस तरह हमारे पास बहुत सारे होंगे तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी नंबर का आयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। थैंक यू वेरी मच।